हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी। और जब हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा कि इसमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं जिसके द्वारा हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवा पाए। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। और जो ये हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं इसमें हम हेल्प ले रहे हैं किसी लाइव ऑर्गेनिज्म की या किसी एंजाइम की। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि हम बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारी और चीजों को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि कर्ड का बनना, ब्रेड का बनना या वाइन का बनना, ये भी सारी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस है। तो दैट मीन्स यहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है। ओके, तो इसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर आपकी एक टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आप आर्टिफिशियली लैब में एग को और स्पर्म को फ्यूज करवा रहे हो और फ्यूज करवाने के बाद आपका जब जाइगोट बन गया या कह लीजिए अर्ली एम्ब्रियो बन गया, आप वापस से फीमेल के यूट्रस में उसको इंप्लांट करा देते हो। उसके बाद जो संसार में बेबी आता है उसको हमने कहा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कंसेप्ट भी हमने बायोटेक्नोलॉजी में ही डाला। फिर आपकी जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने क्या किया, उसने एक कंबाइंड डेफिनेशन दी और उसने इंटीग्रेशन करा दिया नेचुरल साइंस का ऑर्गेनिज्म के साथ या कह लीजिए कुछ सेल्स के साथ या किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट के साथ या कुछ मॉलिक्यूलर एनालॉजीज के साथ, जिसके द्वारा आगे जाके हम क्या कर रहे हैं, अगेन कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम एक वास्ट रूप में हमने पिछले वीडियो में समझा कि ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये दो कोर टेक्निक पे टिकी हुई है और ये दो कोर टेक्निक ही जो आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके जन्म का कारण है। यानी कि इन दो कोर टेक्निक पे ही जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो टिकी हुई है। अब ये दो कोर टेक्निक है कौन सी? अगर हम बात करें तो पहली है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो जेनेटिक मटेरियल है किसी ऑर्गेनिज्म का, जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। आपको पता है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है और कुछ में आपका आरएनए भी देखने को मिलता है कुछ वायरसेस में। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं सो इसमें हम जेनेटिक मटेरियल को, चाहे आप डीएनए कह लो चाहे आप आरएनए कह लो, इसको हम ऑल्टर कर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? ऑल्टर यानी हम इसमें कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अपने हिसाब का प्रोडक्ट बनवाना है। आपको पता है डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है, ओके, ये आगे जाके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे या कह लीजिए प्रोटीन बनाएंगे बायोलॉजी की लैंग्वेज में। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ प्रोडक्ट बनाएं, जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए ये मुझे वो बना के दे। और वो प्रोडक्ट जो बनवाना है मुझे, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डीएनए में या इस आरएनए में या कह लीजिए इस जेनेटिक मटेरियल में मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं, मैं इसमें छेड़खानी कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक मटेरियल के साथ या कह लीजिए डीएनए के साथ या आरएनए के साथ हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं। तो ये अगर डीएनए है तो इसमें काफी सारे जीन्स होंगे, नेचुरल सी बात है, लेकिन मैंने इसमें मैनिपुलेशन किया। अब मैनिपुलेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे डीएनए में कट लगाया, मैंने डीएनए को काटा। मैं जब डीएनए को काटता हूं तो मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का या कह लीजिए मॉलिक्यूलर सीजर्स का। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से मैंने इस डीएनए में कट लगा दिया। कट लगाने के बाद मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें जोड़ दूंगा। मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों जोड़ रहा हूं? ताकि ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये आगे जाके मेरे लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना के दे।
मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, सपोज दैट ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं लिख रहा हूं GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया या इसमें जोड़ दिया। जब मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस डीएनए सेगमेंट में जोड़ रहा हूं तो मैं एक एंजाइम की हेल्प लेता हूं जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। सो मैंने डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें जोड़ दिया। उसके बाद मैं इसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करवा दूंगा और होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब इंसर्ट कराऊंगा और ये जब रेप्लिकेट होगा तो नेचुरल सी बात है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज हुआ, साथ ही साथ अब होस्ट ऑर्गेनिज्म जो पहले कुछ और प्रोडक्ट बना रहा था, अपने लिए प्रोडक्ट बना रहा था, अब वो मेरा प्रोडक्ट बनाएगा या मेरे लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाएगा। तो पहली जो टेक्निक है या सॉरी पहला जो प्रिंसिपल है वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें हमने सिर्फ मैनिपुलेशन किया डीएनए का या आरएनए का। सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में होता क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या कह लीजिए माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियंस, यानी कि हम जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है जो आगे जाके हमें यूजफुल प्रोडक्ट बना के देगा, उसको हम एक कॉन्टामिनेशन फ्री या कह लीजिए माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एनवायरमेंट दे रहे हैं ताकि वो यूजफुल प्रोडक्ट बना के दे पाए। सपोज करो कि ये कोई एक कल्चर प्लेट है और इस कल्चर प्लेट में या एक कल्चर मीडियम है, इसमें मेरे को अपना बैक्टीरिया ग्रो करवाना है। सपोज करो मेरा बैक्टीरिया जो है वो ए है, ए बैक्टीरिया है मेरे को इसको ग्रो कराना है ताकि ये ग्रो करे और मेरे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना के दे। सो इस ए बैक्टीरिया को मैं कैसी कॉन्टामिनेशन फ्री, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एक एनवायरनमेंट देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? ताकि सिर्फ और सिर्फ ये ही ग्रो करे और कोई बी या डी या ई टाइप का कोई भी बैक्टीरिया यहां ग्रो ना कर पाए। सिर्फ और सिर्फ मेरा बैक्टीरिया ए ही ग्रो करे ताकि वो मेरे लिए जो मैंने चाहा है, जो मैंने सोचा है या जो मैं इससे बनवाना चाहता हूं प्रोडक्ट, वो ही बना के दे। तो हम इसको एक स्टेराइल या कह लीजिए माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट या एम्बियंस एक माहौल देंगे। होगा क्या, इससे फायदा क्या मिलेगा कि इससे फायदा यह मिलेगा कि ग्रोथ होगी सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स की या कह लीजिए यूकैरियोटिक सेल की एक लार्ज क्वांटिटी में, एक लार्ज स्केल पे। क्योंकि मेरे को तो ए वाला ग्रो कराना था, मुझे ये ई वाला भी नहीं चाहिए, मुझे ये बी वाला भी नहीं चाहिए, मुझे ये डी वाला भी नहीं चाहिए। मैं ई बैक्टीरिया ई या बैक्टीरिया बी या बैक्टीरिया डी मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ए और ए ही ग्रो करे। तो मैं इस वजह से इसको माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट दे रहा हूं ताकि ये ए बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाए, काफी सारे अपने ये कॉलोनीज बना ले, और जब कॉलोनीज बनेंगी इसमें जब रेप्लिकेशन होगा तो नेचुरल सी बात है मेरा प्रोडक्ट भी बनके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मैं करवा रहा हूं तो नेचुरल सी बात है वो प्रोडक्ट्स कुछ बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हमें बना के देगा। अब वो जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो कोई एंटीबायोटिक भी हो सकती है, कोई वैक्सीन हो सकती है या कोई एंजाइम भी हो सकता है। तो आपका जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है इसमें कुछ नहीं किया हमने सिर्फ ये किया कि जो मेरा होस्ट ऑर्गेनिज्म था या मेरा वो ऑर्गेनिज्म जो मुझे आगे जाके यूजफुल प्रोडक्ट बना के देगा, उसको मैंने एक स्टेराइल या माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री, स्टेराइल एम्बियंस या कह लीजिए माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट दिया ताकि वो अच्छे से ग्रो हो और सिर्फ वो ही ग्रो हो, कोई दूसरा बैक्टीरिया उसके साथ ग्रो ना हो। और जब वो ग्रो होगा, नेचुरल सी बात है जब डिजायर्ड माइक्रोब की या कह लीजिए यूकैरियोटिक सेल उसकी ग्रोथ होगी लार्ज क्वांटिटी पे,
तो मुझे मेरे यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और वो जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी में लिखा है बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, वो कोई एंटीबायोटिक भी हो सकती है, कोई वैक्सीन भी हो सकती है, या कोई एंजाइम भी हो सकता है। तो ये दो कोर टेक्निक है हमारी किसकी, जब हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पॉइंट हमें आगे भी काम आने वाला है। हमने देखा कि एक होस्ट का या एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए था, और उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट लगा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैंने GOI लिखा था, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। ओके, या कह लीजिए कि सपोज करो ऑर्गेनिज्म ए था, कोई ऑर्गेनिज्म ए है, उसका डीएनए मैंने ऑर्गेनिज्म बी के डीएनए के साथ, सपोज करो ये जो है ये ऑर्गेनिज्म ए का डीएनए है या डीएनए सेगमेंट है, और ये ऑर्गेनिज्म बी का डीएनए है। ओके, सो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए मैंने आपस में जोड़ दिए। तो ऐसी कंडीशंस, जब हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए आपस में जोड़ रहे हैं ताकि हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना पाए, उसे हम कहते हैं RDNA। RDNA दैट मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो R लिखा है ये रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब हुआ, और डीएनए तो आप जानते ही हैं, यहां पे भी हमने यही किया था, जो होस्ट का डीएनए था उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करा दिया। सो ऐसी कंडीशन को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ऐसे डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या। तो सिंपली दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए थे, आपस में हमने जोड़ दिए, अगर सिंपल वे में कहूं। अब देखिए अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप अगर देखेंगे भी तो मैं आपकी जो एनसीईआरटी है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं आपको आज का वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।